इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गोज थ्योरम्स। गोज थ्योरम क्या है? जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने फ्लक्स के बारे में डिस्कस किया था। फ्लक्स क्या था कि एक चार्ज बॉडी है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस के अंदर। तो हम क्या करते हैं, क्लोज सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने कोई चार्ज कंसीडर किया, इसमें हमने कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, ये इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है आउटवर्ड डायरेक्शंस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर फ्लक्स डिटरमाइन किया था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एरिया कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ का एरिया कितना हो गया, ds यूनिट वेक्टर, ये इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये इनके बीच में क्या आ गया, थीटा, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसको हमने नाम दिया था फ्लक्स। और फ्लक्स किसके इक्वल आया था, फ्लक्स आया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ EDS। और पूरे सरफेस पे निकालना तो क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के अंदर। अब यहां पर जो टोटल फ्लक्स हमारी प्रोड्यूस हुई वो किसके बराबर होगी, टोटल फ्लक्स, इसको हम बोल सकते हैं द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इन ए क्लोज सरफेस। तो ये और ये बात एक ही है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। अब जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर। अगर चार्ज का अमाउंट बढ़ा दे तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जितना ज्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स उतनी ही ज्यादा बाहर आएगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। चार्ज कौन सा, जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, इनसाइड द सरफेस। जो चार्ज यहाँ इनसाइड में है, जितना अमाउंट ज्यादा होगा, अगर हमने ज्यादा ले लिया तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी इसमें से। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी उतनी फ्लक्स भी ज्यादा होगी। तो फ्लक्स क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हुआ। अब प्रोपोर्शनली को हटाते क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट साइन। यहाँ पर कांस्टेंट साइन कौन आ गया, 1/ε0, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड से कंसर्न कौन करता है, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, परमिटिविटी की फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर ये किसके इक्वल, जो फ्लक्स है वो Q/ε के इक्वल आ गया। इसी को एक्सप्लेन किया था गोज ने, और इसने अपना एक लॉ बना दिया जिसको बोलते हैं गोजियन थ्योरम या गोज लॉ। गोज लॉ के अनुसार क्या है, गोज लॉ के अनुसार जो टोटल फ्लक्स होगी, टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है, टोटल फ्लक्स इन वैक्यूम, वैक्यूम क्यों लिया, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स वहां पर प्रोड्यूस होगी, इज इक्वल टू 1/ε टाइम द टोटल चार्ज कंटेन इनसाइड द सरफेस, जितना चार्ज अंदर हमने लिया है। तो किसी क्लोज सरफेस के अंदर हमने जितना चार्ज कंसीडर किया इनसाइड ए सरफेस, उसमें से जितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है उसको कैलकुलेट कर लिया गोज ने, तो उसको नाम दे दिया उसने गोज थ्योरम। और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स किसके इक्वल था, इसके इक्वल भी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो इसको हम क्या दूसरी डेफिनेशन और एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या इस चीज को, ये होता है इंटीग्रेशन। अगर यहां पर हम ये लगा देते, इसको सर्कल कर देते, तो इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन। तो यहां पर ये क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन किसका, इलेक्ट्रिकल फील्ड का, किस में, क्लोज सरफेस के अंदर। तो ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेट दैट द सरफेस एनी सोर्स और एनी क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग इन ए वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/ε टाइम टोटल चार्ज कंटेन इनसाइड द सरफेस। ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन डिफरेंट नहीं है, दोनों इक्वल ही है, क्योंकि यहां पर हमने बताया फ्लक्स चार्ज पे डिपेंड करता है, जितना चार्ज ज्यादा उतना फ्लक्स ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और ये क्या है, इसका प्रोपोर्शनल साइन। और फ्लक्स किसके इक्वल है, फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एरिया वेक्टर। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाती है, इसको बोलते हैं गोज थ्योरम की स्टेटमेंट। अब इस चीज को हम प्रूफ करेंगे कि किस तरह ये इसके इक्वल है।
इसको हम ये और लिख सकते हैं आगे, इज इक्वल टू में टोटल फ्लक्स। तो हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया जी। प्रूफ करते हैं इसको हम। प्रूफ कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, क्लोज सरफेस, क्योंकि गॉस थ्योरम किसके लिए प्रूफ है, क्लोज सरफेस के लिए प्रूफ है। क्लोज सरफेस हम कंसीडर करते हैं, यहां पर हम एक ऐसा सरफेस कंसीडर करेंगे जो सिमेट्री है। ये हमने स्फीयर जो है वो सिमेट्रिकल स्फीयर, ये हमने क्या कंसीडर किया, वी हैव कंसीडर ए चार्ज क्यू, ये हमने एक चार्ज क्यू कंसीडर कर लिया जो कहाँ रखा हुआ है, एट पॉइंट ए, इस पॉइंट के ऊपर। तो ये क्या करेगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा। ये पर्टिकुलर पी पॉइंट है और इसका रेडियस कितना है आर। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक क्लोज सरफेस स्फीयर कंसीडर कर लिया जिसका रेडियस कितना है आर एंड क्यू इज द चार्ज। At particular P point, due to this charge, there will be a test charge. So it will be produce a electrical force which repel to each other. So electrical field intensity in outward directions. Then electrical field intensity कितनी होगी? At particular P point, 1/4 pi epsilon Q by R square. इनटू में यूनिट वेक्टर, इसकी यूनिट वेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज के कारण ये क्या करे, इसके ऊपर फोर्स प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है और मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4 epsilon Q by R square। दूसरा हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पर, एरिया वेक्टर, कि फ्लक्स क्या था, फ्लक्स किसी लिंक्ड एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस होगी। तो हमने क्या कंसीडर किया, यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया दिस विल बी ए सरफेस एरिया ds, और ds सरफेस है तो सरफेस एरिया कैसे बनाएंगे इसको, सरफेस एरिया इक्वल टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। दिस विल बी ए डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड दिस इज द एरिया वेक्टर, इसको हम एरिया वेक्टर बोलेंगे। दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ द एरिया वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शंस को, ये यूनिट वेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है एरिया वेक्टर्स को। अब फ्लक्स कितनी होगी, इस पर्टिकुलर ds क्लोज सरफेस में कितनी फ्लक्स प्रोड्यूस हो पा रही है, E डॉट ds। डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, थीटा। थीटा कितना है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो एंगल कितना आएगा, 0। cos 0 1, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया EDS। अब EDS, E की वैल्यू पुट कर दो, E की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर 1/4 pi epsilon Q by R square, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ds इंटू में यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे ds इंटू में यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे डॉट प्रोडक्ट के अंदर तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1, तो E डॉट ds 1/4 pi epsilon Q by R square इंटू ds। ये हमने पर्टिकुलर इस रीजन में डिटरमाइन किया। इसी तरह हम क्या करेंगे, इस रीजन के अंदर निकालेंगे, इस तरह इस पूरे सरफेस के अंदर निकालेंगे। तो इसका सिंपल मेथड क्या है, हम इसका क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन। तो टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो। तो दोनों का साइड इंटीग्रेशन लेते हैं तो E डॉट ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन लिखते हैं, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन का सिंबल है 1/4 pi epsilon Q by R square इंटू में ds।
अब इंटीग्रेशन का रूल है कि उसमें कांस्टेंट क्वांटिटी क्या हो जाती है, बाहर आती है। Q कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट और ये तो कांस्टेंट फैक्टर है, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है थ्रू आउट इस क्लोज सरफेस में, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट R रेडियस पे है, तो R रेडियस इक्वल है, तो प्रत्येक पॉइंट पे अलग अलग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू क्या होगी, सेम। तो इसलिए क्या करेंगे, ये कांस्टेंट क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, E डॉट डी एस 1/4πε/Q/r², और इसका इंटीग्रेशन किसका, एरिया का इंटीग्रेशन बच गया हमारे पास। अब एरिया का इंटीग्रेशन बच जाता है, तो एरिया स्फेरिकल बॉडी लेते हैं हमने एक स्फेरिकल बॉडी कंसीडर किया, और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, अगर थोड़ा थोड़ा रीजन कंसीडर कर ले तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा 4πr²। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, E डॉट डी एस 1/4πε/Q/r² इंटू में 4πr², 4π से 4πr² से r²। तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आ गया, जो हमने प्रूफ करना था वही रिजल्ट आ गया कि जो टोटल फ्लक्स है वो किसके इक्वल है, 1/ε इंटू में नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। अब हम डिस्कस करें स्पेशल केस गोज थ्योरम की। गोज थ्योरम में क्या निकाला, टोटल फ्लक्स निकाला 1/ε इंटू में क्यू के इक्वल से। जैसे कि स्पेशल केस में कंसीडर करते हैं कि अगर मान लिया हमने एक सरफेस कंसीडर किया है और यहाँ पर कोई चार्ज है ही नहीं, इनसाइड चार्ज कितना है 0, इट्स मीन्स वहां पर फ्लक्स भी क्या होगी 0 होगी। कि इफ ए क्लोज सरफेस डज नॉट इनक्लोज एनी चार्ज, क्योंकि फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, तो फाई कितना आ गया 1/ε इंटू में चार्ज की वैल्यू 0, तो फ्लक्स भी क्या हो गया 0, देयर इज नो फ्लक्स दैट सरफेस। सेकेंड केस, इफ द क्लोज सरफेस इक्वल चार्ज ले लिया, मान लिया ये हमने बॉडी ले लिया, इसके ऊपर कितना है प्लस चार्ज +5 कूलम, दूसरे पे कितना है -5 कूलम। हमने इक्वल मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट सेंस में चार्ज लिया, एक पे प्लस है और एक पे क्या है माइनस, तो इसमें से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की वैल्यू, यहां पर भी नेट चार्ज कितना आ गया 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। यानी जब बॉडी के अंदर हमने चार्ज रखा ही नहीं, वहां पर भी फ्लक्स 0 आ रही है। अब हम पेयर में चार्ज रख रहे हैं, किसमें, एक पे +5 कूलम चार्ज है, दूसरे पे -5 कूलम चार्ज है, और यहाँ पर हम क्लोज सरफेस कंसीडर कर ले, तो इसमें जितनी फील्ड लाइन एंटर करी उतनी फील्ड लाइन बाहर आ रही है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी, तो नोट फ्लक्स, तो वहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं होगी, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तीसरा, अगर हमने कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, ये हमने कोई एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुई किसी चार्ज के कारण, ये कोई सरफेस कंट्रीब्यूशन है, यहाँ से ये फील्ड लाइन प्रोड्यूस आ रही है, तो ये फील्ड लाइन अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर जाएगी, यहाँ की हम फ्लक्स निकाल लेंगे, यहाँ की फ्लक्स φ1, यहाँ की फ्लक्स ये φ2, φ3, इस तरह जितनी भी इसमें क्लोज सरफेस कंसीडर उतनी फ्लक्स कंसीडर कर लिया। तो Q1, Q2, Q3 और Qn चार्ज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है सरफेस पे, तो ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज तो फ्लक्स भी क्या होगी φ1 1/ε ड्यू टू Q1, इसके कारण जो टोटल फ्लक्स हुई वो कितनी होगी φ1 1/ε Q1, इस पे कितनी होगी φ = 1/ε Q2, इस तरह nth पे कितनी हो जाएगी 1/ε × Qn। अब इनको क्या कर दो, ऐड कर दो सभी को। अगर इन सब को हम ऐड कर देते हैं तो ऐड करेंगे कितना आएगा φ1 + φ2 + φ3 × में φn, यानी जो टोटल फ्लक्स होगी वो इंडिविजुअल फ्लक्स के सम के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर जो नेट फ्लक्स कितनी आ जाएगी φ1 कितनी होगी Q1 ε0, Q2 ε0, इस तरह Qn ε0, 1/ε कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया Q1 Q2 Qn, इसको हम लिख सकते हैं 1/ε समेशन i की वैल्यू 1 से लेके n तक Qi। दिस इज द टोटल फ्लक्स ड्यू टू ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है
कि नेट चार्ज फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस is directly proportional to the net amount of the charge enclosed with surface but independent upon the size of surface. क्या मीनिंग है इसका? ड्यू टू दिस केस हम कंसिडर करते हैं, ये फोर्थ केस हम डिस्कस कर रहे हैं, फोर्थ केस, कि जो चार्ज है ये हमने चार्ज कंसीडर कर लिया, ये बॉडी के अलग अलग शेप पे हम कंसीडर कर लेते हैं। इसका साइज इसके कंपेरिजन में कम है और इसका साइज क्या है, ज्यादा। दोनों पे हमने क्या कंसीडर किया, इक्वल चार्ज कंसीडर कर लिया। तो ये नहीं कि यहाँ पर फ्लक्स ज्यादा प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर फ्लक्स कम प्रोड्यूस होगी। इसमें भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन उतनी ही प्रोड्यूस होगी जितनी इसमें से प्रोड्यूस की। तो यहाँ पर फ्लक्स और इस केस की फ्लक्स दोनों क्या होगी, इक्वल। क्यों? क्योंकि जो फ्लक्स है वो चार्ज पे डिपेंड करती है, इसकी जो साइज है उस पर डिपेंड नहीं करता। अगर मान लिया थे ये हमने एक स्मॉल सरफेस कंसीडर किया, इस पे चार्ज है 2 कूलम्स या 4 कूलम्स, 4 कूलम हमने चार्ज कंसीडर कर लिया। ये इससे सरफेस पे कंसीडर कर लिया, इस पे मान लिया 1 कूलम चार्ज है, लेकिन इसका साइज बड़ा है, इसका साइज क्या है, छोटा। तो इस केस में फ्लक्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और इस केस में फ्लक्स कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ज का अमाउंट कम है, यहाँ पर चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है। तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुई किसी क्लोज सरफेस में वो चार्ज की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, उसके जो इंडिपेंडेंट ऑफ साइज पे डिपेंड है। क्लोज जो हमने क्लोज सरफेस कंसीडर किया उसके सरफेस पे डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट, अगर चार्ज आउटसाइड रख दे तो उसका टोटल फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैसे? ये हमने क्या है कंसीडर किया, एक सरफेस कंसीडर कर लिया, यहाँ पर 4 कूलम चार्ज है, ये 3 कूलम चार्ज है। तो नेट चार्ज कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो नेट चार्ज दोनों का आ जाएगा 7 कूलम्स, यानी नेट चार्ज। अगर यहाँ पर एक चार्ज और रख लेते हैं, मान लेते हैं -2 कूलम होता है, तो -2 इसमें से सेपरेट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 कूलम। फिर नेट इफेक्ट कितना होगा, 5 कूलम का। यानी कि ये जो चार्ज है ये तो रेस्पॉन्सिबल है फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन अगर कोई दूसरा चार्ज, अगर मान लिया ये हमने कोई एक क्लोज सरफेस कंसीडर किया है, यहाँ पर कोई चार्ज है 4 कूलम का, यहाँ पर हमने चार्ज रख दिया 3 कूलम, यहाँ पर हमने रख दिया 2 कूलम्स। इन चार्ज की जो प्रेजेंस है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हुआ और जो हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे उनमें इनका कोई रोल नहीं होगा। क्यों? ये फील्ड प्रोड्यूस करिए, ये फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ये फील्ड यहाँ से एंटर करेगा और ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो जितना फील्ड लाइन एंटर हुई उतनी फील्ड लाइन क्या होगी, बाहर चलेगी। तो जो नेट फ्लक्स हुई इसके कारण क्या है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। सिमिलरली इस पे ये भी इसके ऊपर जितनी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो इतनी यहाँ से बाहर आ जाएगी। तो नेट जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगी वो इनसाइड के कारण होगी, ना कि आउटसाइड के कारण। तो लिखा है ए चार्ज आउटसाइड इज ए क्लोज सरफेस हैविंग नो चार्ज इनसाइड डज नॉट अफेक्ट नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ऑफ द सरफेस। अब गॉस थ्योरम के कुछ पॉइंट कंसर्न करते हैं, जैसे कि गॉस थ्योरम क्या है, द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इन क्लोज सरफेस इज इक्वल टू दी 1/ε इनटू में नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज इनसाइड एंड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है, वो क्लोज सरफेस जहां पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। और जो राइट हैंड इक्वेशंस है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एल्जेब्रिकल सम ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। अब यहां से क्या पता चला, इलेक्ट्रिकल फील्ड और चार्ज के बीच में एक रिलेशन है कि हम फील्ड को चार्ज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन शो करती है गॉस थ्योरम, ये शो रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड द चार्ज।
जब हमने गोस थ्योरम को प्रूफ किया तो हमने क्या कंसीडर किया, एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर किया, इनकन्वर्जेंट सरफेस है। जरूरी नहीं कि गॉसियन सरफेस ओनली स्फेरिकल सरफेस ही होगा, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस हम इस तरह कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक पॉइंट पे r की वैल्यू इक्वल होती है और इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकती है। अगर हम कोई दूसरा किसी भी शेप का सरफेस कंसीडर कर लेते हैं ऐसे, तो यहाँ पर भी हम क्या है, गॉस थ्योरम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ए क्लोज सरफेस, फॉर एनी, किसी टाइप का सरफेस हो, लेकिन कंडीशन क्या, क्लोज सरफेस होगा। नेक्स्ट, जो गॉस थ्योरम है एप्लीकेबल है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज विन ए क्लोज सरफेस, किसी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखे हो वहां पर भी गॉस थ्योरम को हम इजिली एप्लीकेबल कर सकते हैं। और गॉस थ्योरम क्या करता है कि ये 1 कूलम है, इस 1 कूलम में से कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बाहर आएगी तो उसको हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट इज हेल्प टू असेस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आर रेडिएटेड फ्रॉम द कूलम्स ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडिएट होगी, तो गॉस थ्योरम की सहायता से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। लास्ट, ये जो गॉस थ्योरम है वो स्टेशनरी चार्ज के साथ एज वेल एज रैपिडली मूविंग चार्ज पे भी क्या है, एप्लीकेबल है। तो इट इज वैलिड फॉर ए स्टेशनरी चार्ज एज वेल एज फॉर ए रैपिडली मूविंग चार्ज। तो ये था आज का हमारा टॉपिक गॉस थ्योरम।